जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ेलिंग ने हानली को हेवनली लाइटनिंग बैम्बू गिफ्ट किया, जिससे हानली नेटल मैजिक वेपन बना सकता था। लेकिन इसके लिए हानली को सेक्युलर टेस्ट पास करनी थी, जो कि उसने मॉर्टल्स की दुनिया में जाकर उनकी मदद करके क्लियर कर ली। और फिर वो अपनी 72 स्वॉर्ड से बनी हुई क्लाउड बीस्ट स्वॉर्ड आर्ट को रिफाइन कर लेता है। इस स्वॉर्ड में डीमंस को खत्म करने वाली थंडर पावर कूट कूट के भरी हुई थी। साथ ही हानली को जिनजिंग के जरिए वॉइड हेवन हॉल के बारे में पता चला, तो हानली भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ जाने का फैसला लेता है। मगर उस हॉल को ओपन होने में वक्त लगने वाला था। तो मीनवाइल हानली एक एंशिएंट केव में जिनजिंग के साथ ट्रेजर हंटिंग पर जाने का डिसाइड करता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि हानली ज़ैंग को लेकर जिनजिंग के साथ एंशिएंट केव के पास पहुंच चुका है। वो जिनजिंग को बता रहा था कि यहाँ पर तो ड्रैगनेट फॉर्मेशन सेटअप है, जो भी इसे ब्रेक करेगा यहाँ का फॉग उसके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन इस फॉर्मेशन का इंसानों से ज्यादा डिमोनिक बीस्ट पर ही असर होता है। साथ ही साथ हानली इस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये वाला फॉर्मेशन एंशिएंट टाइम से बिलोंग नहीं करता। तो हानली को डाउट था कि ये जगह उतनी भी एंशिएंट टाइम्स की नहीं होगी जितने की इन्होंने उम्मीद की थी। और उसके बाद से जिनजिंग भी पूरी तरह से अग्री था। वो कहता है कि हाँ, ये जगह मुझे भी थोड़ी सी अजीब लग रही। साथ ही हानली उससे कहता है कि हम वहाँ जाकर रिस्क नहीं उठा सकते, तो पहले तुम्हारे दोस्त को यहाँ बुला लो ताकि हम मिलकर फैसला कर पाए। तो जिनजिंग हानली को अपने दोस्त हुआ का पैगाम सुनाता है। हुआ ने बताया था कि वो जियान और डाई फेरी के साथ ऑलरेडी उस इलाके में पहुँच चुका है। तो ये लोग भी उस फॉग को क्रॉस करके तुरंत ही अपनी टीम से मिलते हैं। हम यहाँ पर देख पाते कि हुआ तो काफी ज्यादा खुश मिजाज बंदा है, मगर उसे हानली और ज़ैंग के एबिलिटीज पर थोड़ा सा शक था। तो जिनजिंग उसे बताता है कि ये दोनों कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हैं। साथ ही साथ हानली फॉर्मेशंस और मैजिकल टूल्स का मास्टर भी है। जो सुनते ही हुआ का डाउट तुरंत ही दूर हो गया। वहाँ पर हम जियान और डाई फेरी को भी देख पाते हैं। और ये बंदी रेड मून आइलैंड की फॉर्मेशन की जीनियस मानी जाती थी। साथ ही वो वहाँ की सिख लीडर की भी बेटी है। वो उन्हें बता रही थी कि मैं यहाँ पर फॉर्मेशन ब्रेक करने आई हूँ, तो यहाँ मिलने वाले ट्रेजर में सबसे पहले ट्रेजर को मैं पिक करूंगी। दरअसल हानली ने जब कोर फॉर्म की थी तभी उसे इस बंदी का लेटर आया था। उसने हानली को फॉर्मेशन की डिस्कशन के लिए अपने रेड मून आइलैंड पर इनवाइट भी किया, मगर हानली ने उसके लेटर का कोई जवाब नहीं दिया था। और उसी रीजन की वजह से ये बंदी उससे थोड़ा सा क्रॉस है। इधर जिनजिंग उससे कहने लगा कि मेरा भाई हानली भी फॉर्मेशन का एक्सपर्ट है। अगर तुम दोनों मिलकर काम करो तो हम सब के लिए आसानी हो जाएगी। तुम दोनों में से जो भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा पहले ट्रेजर पिक करने का मौका उसे ही दिया जाएगा, जिसके लिए डाई फेरी भी राजी हो गई। अब उसके बाद से जाते ही जिनजिंग हानली को बताने लगा कि ये बंदी उसके फादर की दुनिया है। 100 सालों तक उन्हें कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था और फाइनली डाई फेरी पैदा हुई, इसलिए ये थोड़ी सी रूड है। तो तुम उसे पापा की परी समझकर माफ कर दो। अभी सभी लोग उस केव के पास पहुंच गए। जिनजिंग बता रहा था कि इस केव के डोर पर फॉर्मेशन है। वहीं पर हानली सोचता है कि आमतौर पर फॉर्मेशन एक एट्रीब्यूट से क्रिएट होते हैं, मगर यहाँ की फॉर्मेशन 2 एट्रीब्यूट से बने हैं, तो इन्हें टैकल करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। तभी फेरी बताने लगी कि ये फॉर्मेशन अर्थ एंड विंड एट्रीब्यूट से बना है। मैं तो उसे ब्रेक करने वाली हूँ। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम आ सकते हो। जिसके बाद वो हवा में फ्लाई करते हुए इस फॉर्मेशन पर फायर टूल से अटैक करने लगी, मगर वो फॉर्मेशन तो ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा था। इधर हानली सोचता है कि इस फॉर्मेशन की आउटर लेयर थोड़ी सी अजीब है, जरूर से इसकी कोई पहेली होगी। इसलिए वो फेरी को तुरंत ही पीछे हटने के लिए बता देता है। और फिर उस फॉर्मेशन से इन लोगों पर अटैक होना शुरू हो गए। तो हानली ने तुरंत ही वहाँ पर बाइट आउट टू पोलारिस फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिससे रिलीज होने वाली थंडर उस फॉर्मेशन में मौजूद बीस्ट को बाहर आने पर मजबूर करती है। मगर हानली के ये एफर्ट जाया नहीं जाते। उसने वो फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया था। जिसके बाद ये लोग उस केव में एंटर करते हैं। वहाँ पर कई सारे पावरफुल स्टोन्स पत्थरों में धसे हुए थे, तो हुआ ने तुरंत ही उन्हें निकालना शुरू कर दिया। साथ ही डाई फेरी भी हानली से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांग रही थी। वो कहती कि आप तो एक्सपर्ट हो और मैंने आपके सामने बकवास करके खुद को ही नीचा दिखाया, तो प्लीज आप मुझ पर नाराज मत होना। हानली सोचता है कि ये बंदी का एटीट्यूड तो एक ही पल में बदल गया। तो हानली उससे कहता है कि प्लीज तुम माफी मत मांगो, दरअसल तुम्हारी वजह से मैं उस फॉर्मेशन के नेचर को समझ पाया। तो फेरी उसे बताती है कि 20 साल पहले जब आपने कोर फॉर्म की थी तब मैंने आपको लेटर भेज के मिलने बुला लिया था, मगर आपने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। तो मुझे लगा कि आप काफी ज्यादा घमंडी बंदे हो, इसीलिए एक लड़की के साथ अपना नॉलेज शेयर करना पसंद नहीं करते, और यही वजह थी कि मैंने आपकी यहाँ आते आपके साथ रूडली बिहेव किया। तो हानली
हानली उसे बताता है कि कोर फॉर्म करने के बाद वो काफी ज्यादा बिजी था, इसीलिए वो फेरी का इनवाइट एक्सेप्ट नहीं कर पाया। साथ ही साथ वो फेरी डाई से माफी भी मांगता है। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी थोड़ी दूरी पर एक ब्लास्ट हो जाता है। ये लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर भी एक फॉर्मेशन है और उसके अंदर ढेर सारे इवल स्नेक्स थे। तो हुआ उन्हें मारने की कोशिश करने लगा, मगर उन स्नेक्स की एनर्जी हुआ की ब्लेड को वापस भेज देती है। वहीं पर फेरी हानली को बता रही थी कि इस फॉर्मेशन को किसी मास्टर ने ही सेटअप किया होगा। यहाँ के फॉर्मेशंस में टोटल 3 लेयर्स है। पहली लेयर थी मिस्ट की, जो कि तुम्हारे सेंसेस को कंट्रोल करती है। दूसरी थी फॉगी बिस्ट की, जो कि तुम्हारी बॉडी पार्ट्स को कमजोर करने का काम करती है। अब उन दोनों लेयर्स को तो हमने ऑलरेडी ब्रेक किया है, मगर ये तीसरी कलरफुल लेयर काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें है फायर डीमंस। ये डीमंस कोर फॉर्मेशन स्टेज वाले बंदे जैसे खतरनाक फायर को रिलीज करते हैं। अगर हमने इस फॉर्मेशन को ब्रेक किया तो भी हमारे इन डीमंस के चुंगल में फंसने के चांसेस हैं। जिस पर हानली कह रहा था कि सैरी की 2 पहली लेयर्स तो बस दिखावा थी, असली फॉर्मेशन तो ये है। अब अगर हमें इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना है तो हमें इसकी स्पिरिचुअल एरा को आइसोलेट करना होगा। उसके बाद ही हम इस फॉर्मेशन में मौजूद 3 सन्स एरिया को डिस्ट्रॉय करके इसे गुइशुई फॉर्मेशन के साथ मर्ज करेंगे, तभी जाकर इस फॉर्मेशन के ब्रेक होने के चांसेस है। और इस प्रोसेस में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। साथ ही हानली फेरी से पूछने लगा कि क्या तुमने कभी स्पिरिचुअल आइसोलेटिंग फॉर्मेशन के बारे में सुना है? तो बंदी तुरंत ही उसे फॉर्मेशन ही शो करती है, मगर इसे यूज करने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगने वाले थे और तभी जाकर ये सिर्फ 15 मिनट के लिए एरी की स्पिरिचुअल ऑरा को रोक सकता है। अब फेरी के स्पिरिचुअल आइसोलेटिंग फॉर्मेशन के सेटअप होते ही हानली भी अपना गुइशुई बिग डिपर फॉर्मेशन बाहर सेटअप करने का डिसीजन लेता है। जैसे फेरी उस इवल फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल ऑरा को स्टॉप करेगी, उसी वक्त गुइशुई फॉर्मेशन अपनी वाटर पावर को रिलीज करते हुए फायर डीमंस और 3 सन एरियाज को हटा देगा। जिनचिंग को तो उन दोनों का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। वहीं पर हुआ तो हानली से इतना ज्यादा इम्प्रेस था कि वो हानली को अपना क्लोज फ्रेंड बना लेता है। वो कह रहा था, भाई यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं मेरी तरफ से तुम सभी को पार्टी दूंगा। अब हानली ने सबसे पहले अपना गुइशुई डिपर फॉर्मेशन सेटअप किया। उसके एक्टिवेट होते ही इन सबके ऊपर पानी की एक लेयर बन जाती है। फिर डाइफेरी ने अपना स्पिरिचुअल आइसोलेटिंग फॉर्मेशन उस जगह पर सेटअप कर दिया। अब वहाँ की स्पिरिचुअल ऑरा खत्म होने तक फायर डीमन से फाइट करने का काम इन बाकी लोगों को करना था, मगर हानली सोचता है कि जरूर से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, एक तो फॉर्मेशन में या फिर इस पूरी जगह पर ही मसला है। ये जगह काफी ज्यादा एंशिएंट है, मगर यहाँ की फॉर्मेशन सिर्फ 400 साल पुरानी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर किसी और ने ही ये फॉर्मेशन सेटअप किए हो। और अब हमें वहाँ के अंडरग्राउंड में मौजूद केव का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम एक स्केलेटन को देख पाते हैं। अभी स्केलेटन किसका है ये तो हमें फिलहाल बताया नहीं गया। जिसके बाद हमें सीधे 1 महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर जिनचिंग अपने साथियों के साथ फायर डीमंस को खत्म करने में लगा हुआ था। वो फॉर्मेशन 1 महीने तक भी इनसे ब्रेक नहीं हुआ था। और इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जिसने भी ये फॉर्मेशन सेटअप किए थे वो जरूर से कोई जीनियस होगा। वहीं दूसरी तरफ फेरी हानली से कहने लगी कि मिशन पूरा होते ही आप हमारे आइलैंड पर विजिट करना, जो सुनकर हानली शर्मा रहा था। साथ ही जैंग भी उसे चिढ़ाने लगा। वो कहता है कि तुमने इस बंदी के बारे में सोचना चाहिए, शायद तुम भी इसे पसंद करोगे। और तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हुई। उसका नाम था फ्लावर बास्केट फ्रिक और ये बंदा कोर फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज पर था। वो इन सभी को डांटते हुए कहने लगा कि ये आइलैंड मेरा है, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर जिनचिंग कह रहा था कि ये तो एक डिजर्टेड आइलैंड है और हम यहाँ पर लगभग 1 महीने से काम कर रहे, तब तो तुम यहाँ पर नहीं थे। इनफैक्ट हुआ ने तो उस बंदे के साथ झगड़े करना ही शुरू कर दिए, मगर वो बंदा अचानक से ही जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, नहीं जा रही के यहाँ से, तो ठीक है मत जाओ। और फिर उसने अपने एक मैजिकल टूल का यूज करते हुए इन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर दी। हानली सोचता है कि ये बंदा पागलों जैसी हरकतें कर रहा, मगर ये है बड़ा शातिर। ये लोग मिलकर भी उस अकेले बंदे को संभाल नहीं पा रहे। तभी जियान उस बंदे पर अपने ट्राइडेंट से अटैक कर देता है, मगर वो बंदा पूरी तरह से उस पर हावी हो गया था। उसने इन तीनों को डोमिनेट करते हुए इनकी वाट लगा दी। साथ ही साथ वो अपने एंशिएंट ट्रेजर फ्लावर बास्केट में इनके सारे ट्रेजर भी जमा कर रहा था। साथ ही हानली देखता है कि उस बंदे के पास कई सारे मैजिकल ट्रेजर हैं और वो सारे के सारे एंशिएंट जमाने से बिलोंग करते थे। हानली इतना तो समझ गया कि ये लोग मिलकर भी उस बंदे को संभाल नहीं सकते, इसलिए वो भी अपनी पावर्स आजमाने का डिसाइड करता है। उसने और जैंग ने मिलकर उस बंदे पर फायर अटैक करना शुरू कर दिए। वहीं पर हानली ने अपने गोल्डन बिटल्स को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि उस बंदे के वेपन को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर उस पर हमला करने कूद गए। वहाँ पर तो कीड़ों का एक बहुत बड़ा तूफान ही आ गया था।
था। मीनवाइल हानली अपने नेटल स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो बंदा इधर उधर भागने लगा, लेकिन जैंग ने उसे अपने जेनेसिस बॉल में ट्रैप कर दिया और तभी हानली अपनी स्वॉर्ड उसके अंदर घुसा देता है। उस बंदे को लग रहा था कि इन मामूली से अटैक से तो मैं मरने नहीं वाला, और उसी वक्त हानली अपने क्लाउड बी एक्ट की रियल पावर यानी कि बाम्बू की गोल्डन लाइटनिंग को उसके अंदर एक्टिवेट करता है, जिसके चलते वो बंदा एक ही सेकंड में मारा गया। वैसे तो हानली अपनी इस डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग को किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहता था, मगर इस बंदे ने हानली के ढेर सारे गोल्डन कीड़ों को खत्म किया था, इसलिए हानली ने उसे खत्म करके अपने गोल्डन बीटल्स का बदला ले लिया। जिसके बाद हानली उस बंदे के ट्रेजर्स को भी उठा लेता है, जिसमें हानली को एक पेंटेड स्क्रॉल मिल गया। उस पर एक वास्कैन बर्ड की पेंटिंग थी, तो हानली समझ जाता है कि स्क्रॉल में एक स्पिरिचुअल बर्ड की सोल है। हानली को तो ये ट्रेजर काफी ज्यादा पसंद आया था। तब तक वहाँ पर जिन चिंग भी पहुँच गया। हानली उसे बताता है कि वो बंदा एक्सप्लोजन में मारा गया। साथ ही हानली ने उसे वो फ्लावर बास्केट भी दे दी, मगर जिनचिंग ने इसे लेने से मना किया। वो कहता है भाई तुमने इस बंदे को खत्म किया तो प्लीज उसका ट्रेजर भी तुम ही रख लो। साथ ही वो हानली से कहने लगा कि तुमने मुझे यहाँ आने से पहले बताया था कि तुम्हें बिल्कुल भी फाइट नहीं आती, मगर तुम तो उसके भी मास्टर निकले। जिसके बाद ये दोनों भी अपने साथियों के पास वापिस आ जाते हैं। वहाँ पर इन लोगों को एक स्पिरिट सीलिंग पिलर भी मिला, जिसे देख कर ये लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। फेरी बता रही थी कि ऐसे पिलर में स्पिरिचुअल ऑरा को इसी जगह पर सप्रेस रखने की एबिलिटी होती है। जरूर से इसके नीचे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज दफन होगी। मतलब यहाँ पर एक रिस्क भी थी और एक स्पेशल ट्रेजर मिलने की अपॉर्चुनिटी भी। तो जियान कहने लगा कि अगर तुम में से कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकते हो, मैं तो यहीं पर रुकने वाला हूँ। इधर हानली सोचता है कि उसके लाइटनिंग बैम्बू स्वॉर्ड में डिवाइन डेविल बेन की पावर है, तो आसानी से किसी भी डीमन को सप्रेस कर पाएगा। साथ ही वो यहाँ पर अकेला ना होकर उसके साथ उसकी पूरी टीम होगी। अगर खतरा बढ़ा रहा तो ये लोग वहाँ से मिलकर भाग सकते थे, और वैसे भी हानली तो यहाँ से वहाँ भागने में माहिर है, इसलिए वो भी उस पिलर के नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। मगर वो कह रहा था कि मैं फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग मुझे एडजस्ट कर लेना। जिस पर हुआ कहता है क्या यार भाई तुम्हारे पास तो इतने खतरनाक कीड़े हैं, उन कीड़ों को तो हम में से कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम ये मत बोलो कि तुम्हें फाइट नहीं आती, तुम तो फाइटिंग में हम सबके बाप हो। तो इस तरह से सभी लोग उस पिलर के नीचे जाने के लिए तैयार हो गए। मगर फेरी उन्हें बताने लगी कि इस पिलर पर ढेर सारे कर्सेस हैं, अगर हम इस पर मैजिक यूज करेंगे तो ये हम पर ही बैकफायर करेगा, इसलिए हम इसे मैजिकल पावर से नहीं बल्कि स्ट्रेंथ से ही ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसके अंदर बिना मैजिक पावर यूज किए भी 10 लोगों जितनी ताकत हो। अब इन लोगों में से कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं था जो इस पिलर को हटा पाए, इसलिए जैंगी उस पिलर को हटाने के लिए आगे बढ़ा। उसने स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग टैलिस्मान को एक्टिवेट करके खुद की ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके बाद वो अपनी ताकत के दम पर उस पिलर को घुमाने लगा। उसके ऐसा करते ही वहाँ मौजूद सभी पिलर्स अपने आप नीचे गिर रहे थे, और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गहरा गड्ढा बन गया जो इस केव का एंट्रेंस था। तो अब ये लोग एक के बाद एक उस अंडरग्राउंड में जंप लगा देते हैं। इधर हानली को महसूस हुआ कि उसके स्टोरेज बैग में मौजूद वास्ट यांग बर्ड इस जगह के ओपन होते ही काफी ज्यादा हरकत कर रहा है। तो अब हानली और जैंग भी उस केव में कूद गए, जो कि जमीन से काफी ज्यादा नीचे गहराइयों में थी। वहाँ जाते ही जैंग अपना जेनेसिस बॉल निकाल लेता है ताकि कोई इन पर स्नेक अटैक ना कर पाए। हानली को इस केव में ढेर सारे स्केलेटन मिले जो कि आपस में फाइट करके मारे गए थे। साथ ही साथ हानली को अपने दोस्तों की आवाजें आने लगी। वो लोग 7 आफ्टर ग्लो लोटस के लिए आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, तो हानली तुरंत ही उनकी तरफ रवाना हो गया। फेरी कह रही थी कि फॉर्मेशन ब्रेक करने वालों को ही पहला ट्रेजर पिक करने का वादा किया गया था, इसलिए अब ये लोटस मेरा होगा, और अगर ये मेरा नहीं हुआ तो हानली का होगा, लेकिन तुम लोग इस पर कब्जा नहीं कर सकते। तब तक हानली भी वहाँ पर पहुँच गया। वो कहता है कि शायद ये लोटस कुछ ज्यादा ही स्पेशल है जिसके लिए तुम आपस में ही फाइट कर रहे हैं। तभी हुआ कहते हैं हानली अब ये मत बोलना कि तुम्हें भी ये लोटस चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हानली समझ गया था कि इस लोटस की वजह से ये लोग अपने माइंड पर का कंट्रोल खो चुके हैं। साथ ही हानली को वहाँ पर एक स्केलेटन भी नजर आया, तो समझ जाता है कि ये जगह जितनी उसने सोची थी उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और असली प्रॉब्लम तो उस लोटस में थी। इसलिए हानली अपने ब्रिजिंग टैलिस्मान को रिलीज करते हुए इस लोटस के कंट्रोलिंग इफेक्ट को रिमूव कर देता है, जिसके चलते सभी लोग होश में आ गए। हुआ तो अपनी बातों से इतना ज्यादा शर्मिंदा था कि वो तुरंत ही फेरी से माफी मांगता है। साथ ही साथ ये लोग हानली से भी माफी मांग रहे थे, और उतने में जिनचिंग वहाँ पहुँच गया। वो पूछ रहा था कि 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो तुम लोग आपस में माफिया मांग रहे। तो हानली उसे लोटस के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कह रहा था कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट आया, वरना मैं भी इस लोटस की वजह से ऑब्सेस्ड हो जाता। तो जिनचिंग तुरंत ही हानली को थैंक्स बोलने लगा। अगर हानली नहीं होता तो ये लोग आपस में ही फाइट कर देते। जिसके बाद जिनचिंग इस लोटस के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि अगर मॉर्टल्स ने लोटस खाया
तो रिवाइव हो जाएंगे। उनकी जिंदगी कई सालों तक लंबी हो सकती है। मगर ये लोटस अगर किसी इमॉर्टल ने खाया तो उसकी कल्टीवेशन ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। वो बड़ी ही तेजी से नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमने इस लोटस को तुरंत ही प्लग कर लेना चाहिए। जिस पर जियान कहता है कि जहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रेजर होते हैं वहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट होने के भी चांसेस हैं। फेरी भी जियान की बात से अग्री थी। वो कहने लगी कि ये जगह तरह तरह के फॉर्मेशंस और स्पिरिट सीलिंग पिलर से महफूज रखी गई, तो जरूर से यहाँ पर कोई मिस्ट्री होगी। मगर हुआ तो इस लोटस के लिए काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि इसे तोड़ने के बाद हम इसे सीधा ऑक्शन में ले जाएंगे। जो भी ज्यादा पे करेगा ये लोटस उसी को मिलेगा। मगर इन लोगों में से कोई भी उस स्केलेटन पर ज्यादा गौर नहीं फरमाता। तो हानली उन्हें स्केलेटन को शो करता है। वो कहता है कि ये बंदा पॉन्ड के एकदम पास बैठकर ही मर गया, जबकि ये लोटस खाकर अपनी जान बचा सकता था। तो जिनजिंग कहने लगा कि मेरे ख्याल से बुरी तरह से घायल होगा, इसलिए लोटस प्लग करने के पहले ही इसकी मौत हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा खुद ही इस केव का मालिक होगा, लेकिन अपने लोटस को ग्रो होने से पहले ही वो मारा गया। जिस पर जियान कहते हैं हाँ ये तो सही हुआ, अगर वो बंदा मरता ही नहीं तो हमें पावरफुल ट्रेजर कहाँ से मिलता। मगर हानली को इस जगह पर काफी ज्यादा शक था। उसे पता है कि यहाँ पर कोई तो गड़बड़ है। अब फेरी ने हानली के कहने पर उस जगह पर कई सारे फॉर्मेशन सेटअप कर दिए, क्योंकि हानली मुसीबतों के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पसंद करता है। साथ ही जियान उस लोटस को तोड़कर लाना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसे स्पेशल हर्ब्स को ग्रो और पिक करने का नॉलेज है। तो ये लोग भी उसकी बात से अग्री हो गए। अब जियान तुरंत ही उस लोटस के पास जाकर उसके स्टेम को पकड़ने लगा, मगर वो लोटस तो ब्रेक होने का नाम ही नहीं लेता। जो देख हुआ कहता है कि उसे बीच में काटने के बजाय सीधे उखाड़ दो, मगर ऐसा करने से उस लोटस की वैल्यू कम हो जाएगी और जियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मगर थोड़ी देर में उसे पता चला कि वो लोटस तो कटने नहीं वाला, इसलिए वो अपने दोनों हाथों से उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा। और उसी वक्त अचानक से जियान सीधे पानी के अंदर खींचा जाता है। जो देखते ही जिनजिंग तुरंत ही उसे बचाने के लिए चला गया, मगर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर जिनजिंग को पीछे ढकेला जाता है और अब जियान पूरी तरह से उस पॉन्ड में डूब गया था। थोड़ी देर में उस पॉन्ड का पानी रेड हो जाता है, यानी कि जियान की मौत हो चुकी थी। ये सभी लोग तो इस हादसे की वजह से पूरी तरह से सदमे में चले गए। फेरी घबराते हुए कहने लगी कि पॉन्ड का पानी तो नॉर्मल था और हमने यहाँ पर फॉर्मेशन भी सेटअप किए, मगर फिर भी हमारा साथी मारा गया। तो हानली कहता है कि इस पॉन्ड में पहला तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि बाद में इस पानी में पॉइजन मिलाया गया। तो फेरी ने सीधे हुआ पर ही इल्जाम लगा दिया। वो कह रही थी कि शायद तुम ही जियान को मारना चाहते थे। तो हुआ भी उसे गुस्से में जवाब देता है कि मेरे में इतना दिमाग नहीं जो मैं किसी को इतनी प्लानिंग करके खत्म कर दूं। मैं तो ऐसा बर्ताव अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करूंगा। वहीं पर जिनजिंग भी हुआ की साइड लेते हुए फेरी से कहने लगा कि मैं हुआ को अच्छे से जानता हूँ, ये बंदा थोड़ा मजाक किया है, लेकिन ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये कभी भी किसी दुश्मन को याद नहीं रखता, तो फिर जियान तो हमारा दोस्त था। जिस पर हानली कहने लगा कि तुम लोगों को आपस में बहस करने की जरूरत नहीं। जियान को मारने वाला बंदा हम में से कोई नहीं है, बल्कि वो तो अभी भी उस पॉन्ड में मौजूद है। और तभी वो लोटस दोबारा से ऊपर आ गया। जो देखते ही हुआ सीधे उस पर अटैक करने पहुंच जाता है, मगर उस लोटस ने उस पर ही काउंटर अटैक किया और अब उस पॉन्ड में से डीमन क्राउन स्नेक बाहर आ जाता है, जो कि छठी रैंकिंग वाला डिमोनिक बीस्ट था और उसके सिर पर ही वो लोटस अटैच था, यानी कि लोटस बस एक छलावा है। अब उस स्नेक इन पर पॉइजन से अटैक करते हुए बाहर आ जाता है। उतने में ही हुआ और जिनजिंग ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। जिनजिंग ने गोल्ड मीटियोर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए स्नेक पर फायर अटैक करना शुरू कर दिए थे, मगर वो स्नेक तो इतना ज्यादा पॉइजनस था कि उस पर ही भारी पड़ गया। इसलिए अभी लोग मिलकर उसका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, मगर उसके अटैक में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा थी, जिसके चलते इनके मैजिकल वेपन उस पर बेअसर हो रहे थे। इधर हानली सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करना चाहिए, लेकिन पहला मैं अपने नॉर्मल पावर का यूज करके इसे खत्म करने की कोशिश करता हूँ। वहीं पर जैंग भी अपनी जेनेसिस बॉल से उस स्नेक को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो स्नेक इस अटैक से भी बच निकला। तब तक वो स्नेक जिनजिंग को मारने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। तो जैंग ने अपने ब्लड शैडो लैंसेस रिलीज करते हुए स्नेक के आंख पर निशाना लगाया, जिसके बाद ये सभी लोग उस पर हमले करना शुरू कर देते हैं। साथ ही जैंग ने उसे तगड़ी टक्कर दी थी। मीनवाइल वो अपनी 7 स्टार सिल्वर फिलाई ब्लड सोर्ड को भी समन कर लेता है। इधर हानली ने भी पोर्टल्स यूज करते हुए उस पर कई सारे
अटैक कर दिए थे, जिसके चलते वो सब जमीन पर पटक गया। साथ ही हानली वहाँ पर वायलेंट हेवनली विंड फॉर्मेशन को क्रिएट करके उस स्नेक को उसमें ट्रैप कर चुका था। तो डीमन क्राउन स्नेक उसमें से बाहर आने के लिए झटपटाने लगा। वहीं पर हुआ अपना कोल्ड एबिस्मल ब्लेड यूज करते हुए स्नेक पर कई सारे हमले कर देता है और फाइनली कोल्ड एबिस्मल किल इस मूव का यूज करके हुआ ने उस डीमन क्राउन स्नेक का सिर काट दिया। वेल इस बंदे ने अपने दोस्त जियान का बदला ले लिया था। जिनचिंग कहने लगा कि हमारे दोस्त जियान ने कड़ी मेहनत करके कल्टीवेशन का सफर तय किया, मगर आज अफसोस की बात है कि वो इस बीस्ट के हाथों मारा गया। उसकी सारी मेहनत जाया हो गई। तभी हानली कहता है कि ये बीस्ट जरूर से किसी के कंट्रोल में था। उसने यहाँ पर नकली लोटस शो करके न जाने कितने लोगों को खत्म किया होगा। देखा जाए तो एक बीस्ट ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, जरूर से उसे किसी ने अपने वश में किया होगा। जिसके बाद हानली अपने दोस्तों को लेकर उस स्केलेटन के पास आ जाता है। वो कह रहा था कि स्केलेटन के राइट हैंड पर सिर्फ 4 उंगलियां हैं, यानी कि उसकी एक फिंगर मिसिंग थी। जिस पर जिनचिंग कहता है कि शायद उसने डिमोनिक स्नेक के साथ फाइट करते हुए अपनी वो फिंगर खो दी होगी और यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए वो भी उस स्नेक के इन्फ्लुएंस में आकर आपस में ही फाइट कर बैठे। जिस पर हानली कहने लगा कि तुम एकदम सही बोल रहे हो, इस जगह पर इस लोटस के अलावा और कोई ट्रेजर नहीं था और ये लोटस भी एक छलावा निकला। तो फिर इतने सारे फॉर्मेशंस किस चीज के लिए लगाए होंगे? मेरे ख्याल से जरूर से ये एक ट्रैप है। जिनचिंग तो ये सुनकर काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो इन सब से माफी मांगता है क्योंकि वही इन लोगों को यहाँ लेकर आया था। वो कहता है कि मेरी वजह से जियान ने अपनी जान गंवा दी। तो हुआ कहते भाई इसमें मैं भी बराबरी का भागीदार हूँ। मैंने जियान को इस ट्रेजर हंट पर आने के लिए मजबूर किया था। तभी फेरी कहती कि हमने इस डीमन की कोर को निकाल कर सीनियर जियान की फैमिली को दे देनी चाहिए। एटलीस्ट उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। जिसके लिए हुआ भी राजी हो गया। वो कहता है कि हमने जियान की बॉडी को कलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि उसकी फैमिली उसे आखिरी बार देख पाए। इधर हानली देखता है कि उस स्केलेटन की खोपड़ी पर किसी एरो से हमला हुआ था और ये एरो भी गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू के मटेरियल से बना हुआ है, मगर उसमें से डार्क ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर हानली समझ गया कि इस एरो को किसी डिमोनिक मेथड का यूज करके ही रिफाइन किया गया होगा। और तभी उन्हें फेरी के चिल्लाने की आवाज आई। ये लोग देखते कि जियान पूरी तरह से एक डिमन में बदल कर इनके सामने आ चुका है। तो ये सभी लोग अपने अपने वेपन को समन करके उसका मुकाबला करने के लिए रेडी हो गए। अब जियान सीधे हुआ पर अटैक करने पहुंच गया। हुआ तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तभी जिंगचिन ने समय रहते बीच में आकर टियानलू सील से उसके अटैक को रोक दिया। मीनवाइल हुआ भी अपनी कोल्ड एबिस्मल किल से उस पर कई सारे हमले कर देता है। उसके हजारों स्लैश अटैक के बाद वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो चुका था, मगर उसी वक्त डार्क ऑरा इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे जिनचिंग ने रोक लिया था। वहीं पर जैंग और हानली भी उनकी मदद करने चले गए, मगर ऑरा इन दोनों को पीछे ढकेलते हुए इनके आसपास डार्क सोल प्रिजन क्रिएट कर लेती है। जैंग जेनेसिस बॉल से अब उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर उस प्रिजन पर इसका कोई असर नहीं होता। इधर वो डार्क ऑरा अब जिनचिंग और हुआ पर हमले करने लगी। हुआ कहने लगा कि अरे ये तो एक पपेट रिफाइनिंग टेक्निक है। वेल इस मूव का नाम सुनते ही हार्ली को हेवनली रिफाइंड पपेट की याद आई, जो कि एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड की ही एक सीक्रेट टेक्निक है। जियान अब पूरी तरह से एक डिमोनिक पपेट में बदलकर इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है और ये दोनों भी उसका डट कर मुकाबला कर रहे थे। और इसी दरमियान जिनचिंग घायल होकर नीचे गिर गया, तो पपेट उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसी वक्त हुआ ने अपने स्पेशल ट्रेजर का यूज करके उस पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो अपनी खुशी मनाई रहा था कि तभी एक डिमोनिक हैंड सीधे उसके आर पार हो जाता है। उसे घायल होता हुआ देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। हुआ घायल हालत में बताने लगा कि ये सब तो वो स्केलेटन कर रहा है और तभी वो स्केलेटन सीधे हुआ के पास आकर उसकी कोर निकाल लेता है। उस स्केलेटन ने हुआ की कोर को अपने अंदर डाल दिया था। वहीं पर हम हुआ को देख पाते हैं, जो बुरी तरह से घायल होकर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। अब यहाँ पर हमें हुआ की कहानी दिखाई गई। उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्हें उम्मीद थी कि उनका बच्चा एक दिन जरूर से एक इमॉर्टल बनेगा। हुआ ने भी कल्टीवेशन में काफी अच्छे से प्रोग्रेस करके उन्हें खुश किया, मगर उसे उसके लवर ने धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी और उसी दिन से हुआ ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। वो जल्दी से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच गया था, मगर उसका ये टैलेंट लोगों की आंखों में खटकने लगता है, जिसके चलते उसे एक इंटरनल बैटल जीतने की वजह से इस सेक्ट से बाहर निकाल दिया। और फिर उसकी मुलाकात हुई जिनचिंग से और वो काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, मगर अब हुआ के पास लाइफ बची नहीं जिससे वो अपने दोस्त के साथ गुजार पाए। इधर उस स्केलेटन जिनचिंग को खत्म करने के लिए बड़ी तेजी से उस पर हमले करना शुरू कर देता है, तो जिनचिंग ने एक फॉर्मेशन का यूज कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर उस स्केलेटन को तो कोई फॉर्मेशन रोक नहीं सकता। उसने तो सीधे जाकर जिनचिंग को दबोच लिया और उसी
उसी वक्त वो अपने दोस्त से कहने लगा कि भाई मैं हूँ ना, मेरे होते हुए वो तुम्हें मार नहीं सकता। जिसके बाद वो अपने ट्रेजर से उस स्केलेटन पर अटैक करके अपने दोस्त की जान बचा लेता है। हुआ इन सब से कह रहा था कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत मेरी जैसी हो। और फिर उसकी वहीं पर मौत हो गई। इधर फेरी अपना एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रेजर रेड लाइट बीड को बाहर निकाल कर उस प्रिजन को ब्रेक करने लगी। साथ ही हानली और जैंग भी इसमें उसकी मदद कर रहे थे, मगर ये लोग चाहकर भी उस ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाते। इधर उस स्केलेटन इन लोगों को 1 बाय 1 खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था। तो हानली सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इस ट्रैप से बाहर जाना ही होगा, वरना मेरा दोस्त जिनचिंग भी मारा जाएगा। इसलिए हानली वास्ट यांगबर्ड इसेंशियल सोल को एक्टिवेट करके उस प्रिजन पर अटैक कर देता है। ये तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर इस प्रिजन को ओपन करने का ट्राई कर रहे थे और तभी इन्हें डीमंस के हंसने की आवाजें आने लगी। इधर स्केलेटन जिनचिंग को मारने की काफी क्लोज था, मगर उसी वक्त जिनचिंग अपने टाइलियो सील में उसे ट्रैप कर देता है। साथ ही साथ जिनचिंग हुआ की मौत की वजह से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। वो वहाँ मौजूद डीमन से कहने लगा कि तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीना है, तो आज मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। अगर तुम में जरा भी दम है तो मेरे सामने आ जाओ। इधर हानली के यांगबर्ड इसेंस ने उस ईवल प्रिजन को तो हटा दिया था, मगर फेरी अपने दोस्तों को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। और उसी वक्त फेरी पर भी एक स्नेक अटैक हो गया। हानली उसे बचा पाई, इससे पहले डाई फेरी उस डिमोनिक ऑरा में फंस चुकी थी। वो हानली से मदद मांग रही थी, मगर हानली उसकी कुछ हेल्प कर पाई, इससे पहले उस डिमोनिक ऑरा ने उसे खत्म कर दिया। तो इस तरह से हानली ने आज अपने 3 दोस्तों को खो दिया था। उसे उस ईवल पावर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तब तक जिनचेंग ने उनके आसपास ही कैरी फॉर्म कर ली और फॉर द फर्स्ट टाइम वो डीमन इन लोगों से बात करता है। वो कह रहा था कि मुझे एक पावरफुल बंदे की बॉडी चाहिए, तो बताओ तुम में से कौन खुद को मेरे हवाले करने के लिए तैयार है। उसी वक्त हानली अपनी यांग बर्ड को समन करके सोल टेमिंग टेक्निक को एक्टिवेट करके उस ईवल पावर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो डीमन कह रहा था कि सोल टेमिंग टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा एंशिएंट है, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम इसे यूज करना जानते हो। शायद मैंने तुम लोगों को हल्के में लेकर गलती कर दी। और अब वो स्केलेटन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, मगर उसके पास बॉडी नहीं थी, इसलिए जिनचिंग उससे पूछता है कि तुम ह्यूमन हो या फिर डीमन। तो वो बंदा कहता है कि ये तो अब तुम ही बताओ। वहीं पर जैंग अपने जेनेसिस बॉल के साथ उस पर हमला करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तब तक उस डीमन ने इनकी एरे ब्रेक कर दी, तो हानली ने जल्दी से अपनी यंग बर्ड को समन कर लिया, जो देखकर वो बंदा कहने लगा कि तुमने इस वास्ट यंग बर्ड को समन करके मुझे चैलेंज किया है। और अब वो अपने आइस पाइथन को रिलीज करके हानली के यंग बर्ड पर अटैक करने लगा। इन स्पिरिचुअल पेट्स में काफी भयानक फाइट चल रही थी, जिससे उस पूरी जगह में तबाही मच गई। हानली देखता है कि वो पाइथन इन पावर से बने हुए हैं, मगर फिर भी वो इस यंग बर्ड पर भारी पड़ गए थे। जो देख हानली इतना तो समझ गया कि ये बंदा मरने से पहले नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर होगा, और उसी वक्त वो यांग बर्ड उस पर सोल अटैक कर देता है। मगर उस बंदे ने अपनी पावर्स का यूज करके उस परिंदे पर एक जोरदार हमला करके उसे निगल लिया था, जो देखकर तो हानली के होश ही उड़ गए। वो बंदा हानली से कहने लगा कि बच्चे तुम तो काफी ज्यादा एक्टिव हो, सच बताओ तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया, इसलिए अब मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करूंगा। और रही बात तुम्हारे इन 2 साथियों की, तो वो यहाँ से जा सकते हैं। जिनचिंग को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसने अब क्या करना चाहिए, तो हानली उसे बताता है कि यहाँ पर अब एक फियर्स बैटल होगी, मुझे नहीं पता कि इसका अंत कैसे होगा, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल मूव नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, घबराओ मत, मैं तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। अब जिनचिंग हानली को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इस शैतान का मुकाबला करेंगे कैसे। इधर वो बंदा कह रहा था कि लड़के मैंने तो तुम्हें बख्श दिया था, लेकिन तुम ही यहाँ से जाना नहीं चाहते, तो चलो फिर मेरा खाना बन जाओ। अब उसके डार्क सोल डिमोनिक ऑरा से वहाँ पर एक बहुत ही विशाल स्कल बन जाता है, जो कि जिनचिंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ जिनचिंग को उसकी कल्टीवेशन कोर वैनिश होते हुए महसूस हो रही थी, तो वो हानली से माफी मांगते हुए कहने लगा कि भाई मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम जिंदा वापिस आ गए तो मैं अपना सारा ट्रेजर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जिसके बाद जिनचिंग तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो उस केव के एंट्रेंस के पास पहुंच ही चुका था, मगर उसी वक्त उस डीमन ने अपने डार्क चेन से स्टैप करके जिनचिंग को भी खत्म कर दिया, और फिर उस बंदे ने जिनचिंग की कोर को भी कंज्यूम कर लिया था। फिर वो हानली से कहता है कि तुम तो ऑलरेडी जानते थे कि मैं यहाँ से किसी को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा, तो क्या तुम इसकी वजह जानना नहीं चाहोगे। और अब वो डार्क सोल हानली की तरफ भी आगे बढ़ता है, तो हानली ने तुरंत ही अपने आसपास एक कैरी सेटअप कर ली। हानली उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बस दूसरों पर फीड करते हो, तो भला तुम अपने शिकार को जिंदा क्यों छोड़ोगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि मौत तुम्हारे सामने है, मगर फिर भी तुम उससे नजरें मिलाकर बात कर
रहे हो। अब तो तुम मुझे और ज्यादा पसंद आ रहे हो। अगर आज मैं जिंदा होता तो जरूर से तुम्हारे जैसे बहादुर लड़के को अपना डिसाइपल बनाता, मगर अब मरने के बाद मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, मेरे उन 2 कमीने डिसाइपल्स को खत्म करना। जब तक वो दोनों डिसाइपल्स मेरे हाथों मारे नहीं जाते तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलने वाला। वो बंदा देखता है कि जैंग के पास ब्लड रिफाइंड डिवाइन लाइट है तो कहने लगा, अरे वाह, तुम तो एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड या फिर उस जी शुआन के डिसाइपल होंगे। तो हानली उससे पूछता है कि क्या तुम उस एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क की बात कर रहे हो। जो सुनते ही वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि वो बुढ़ा खुद को पैट्रियार्क बुलाने के लायक नहीं है। उस धोखेबाज का नाम लेते ही मेरा तो खून खौल उठा। तो उसकी बातों से हानली तुरंत ही समझ गया कि ये बंदा एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क का मास्टर है। और इधर उस बंदे ने भी पहचान लिया था कि जैंग भी हानली का अवतार है। वो खुश होकर हानली से कहने लगा कि वाह बच्चे, ऐसे अवतार की तो मुझे जरूरत थी। और फिर जैंग तुरंत ही उससे पजेस होकर हानली पर ही अटैक कर देता है। उसकी ब्लड स्पिरिट ड्रिल से घायल होकर हानली सीधा नीचे आ गया था। तो तुरंत ही एलिक्सर पिल कंज्यूम करके खुद को हील कर लेता है। अगर हानली एलिक्सर अपने साथ नहीं लाता तो शायद जैंग के इस हल्के से अटैक में ही उसकी मौत हो जाती। अब जैंग तो पूरी तरह से उस बंदे के कंट्रोल में था और तो और हानली को यकीन नहीं हो रहा था कि इस बंदे ने इतने आसानी से हानली और उसके अवतार के बीच मौजूद सोल कनेक्शन को कट किया है। वो अब जैंग को आवाज देकर होश में लाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ हानली ने उसे ट्रैप भी कर लिया था, मगर जैंग अपनी इवल सेड से तुरंत ही खुद को आजाद कर हानली पर हमला करने चला गया। मगर हानली उसके अटैक को अपने टैलिस्मान से काउंटर करते हुए उसे दूर ढकेल देता है। तो जैंग ने अपनी इवल सोड एक्सटेंड करते हुए हानली को मारने की कोशिश की, मगर हानली समय रहते अपने आसपास गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू की पावर को एक्टिवेट कर देता है। जो देखकर वो बंदा भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि हानली के पास गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू की फ्लाइंग सोड है। वहीं पर जैंग अपनी जेनेसिस बॉल से हानली को ट्रैप करने वाला था, मगर उसी वक्त हानली ने अपनी एंशिएंट बेल बाहर निकाल ली। उसके रिंग होते ही जैंग पर उस बेल का असर होने लगा, लेकिन थोड़ी देर में जैंग ने तुरंत ही जाकर उस बेल पर एक पंच हिट करके उसे ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ वो हानली पर कई सारे जबरदस्त अटैक करने लगता है, जिसमें हानली बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया था। उसके पास बस एक वो बेल ही थी जिसकी मदद से उस जैंग को कंट्रोल कर सकता था, मगर अब वो भी ब्रेक हो गई। उस बेल के ब्रेक होने के साथ ही हानली की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।